नमस्कार। सेंटर फॉर एम्बिशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। हम लोग अक्सर जब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बहुत बार देखा गया है कि हम अक्सर शुरुआत करते हैं कि भारत में अंग्रेज आए और उसी क्रम में हम अक्सर नाम लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। बिल्कुल ठीक क्रम है पढ़ने का। मैं आज कुछ आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेकर चलता हूं कि ये जो लोग आए और समुद्र के रास्ते से आए, तो इस जो सी रूट्स की तलाश की गई, इन सी रूट्स की तलाश के पीछे क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां बनी, क्या जरूरत लगी कि समुद्र के रास्ते की तलाश की गई। जबकि आप मेरे पीछे लगे मैप पे देख रहे हैं कि बहुत प्रॉपर तरीके से एक रास्ता है। अगर हम यहां से देखेंगे, यूरोप से लोग चलेंगे तो आराम से भारत तक आ सकते हैं, और आते थे पहले। तो ये पूरी स्टोरी में आपको आज बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा चर्चित नाम रहा है, एक मार्को पोलो। मार्को पोलो एक ट्रैवलर हैं। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। वैसे आजकल तो अमूमन इनका नाम नगर निगम की बस में देखा जाता है, मार्को पोलो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी का नाम होगा कोई, लेकिन मार्को पोलो इतिहास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं। तो मैं आज दो बातों को क्लब करके तीसरी बात निकालूंगा। बात दो ये है कि सी रूट्स की डिस्कवरी में मार्को पोलो का क्या रोल है और रोमन चर्च का क्या रोल है। मार्को पोलो की स्टोरी आपको बताने से पहले मैं आपको इस विश्व के इस मानचित्र पर ले जाना चाहता हूं। मंगोल का जैसे नाम आता है तो हम एक बहुत ही चर्चित नाम सुनते हैं, चंगेज खान का। तो पहले आगे चंगेज खान को समझने के लिए हम थोड़ा सा मंगोल का एक फिजिकल रूट और एक उसका आइडिया लेते हैं। मंगोल है कहां। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंडिया, भारत हमारा देश है, इसके ऊपर चाइना है और चाइना के ऊपर ये मंगोल का पार्ट है। मंगोल की अगर हम बात करें, आज से अगर हम 1000 साल पहले जाएं तो मंगोल में इस क्षेत्र में पहले क्या था, ट्राइब्स हुआ करती थी, और उसी में एक ट्राइब होती थी टार्टर्स। जैसे आपने सुना होगा हून एक ट्राइब थी, वैसे इस क्षेत्र में टार्टर ट्राइब होती थी। उस ट्राइब से लड़ने के लिए कुछ ट्राइब्स ने अपने आप को इकट्ठा किया और एक मंगोल करके एक ट्राइब ने जन्म लिया, और उस मंगोल के ग्रेट खान हुए चंगेज खान। मैं चंगेज खान को उनकी वंशावली से, उनके एक स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त चंगेज खान वही है जो जिस कबीले की मैंने बात की, मंगोल की। चंगेज खान के पिता का नाम था यूसीगाय बगातुर। बगातुर को मंगोल की भाषा में हीरो कहा जाता था। तो जैसे कोई कबीला है या कोई ट्राइब है तो उसमें, क्योंकि बहुत बड़ी तो होती नहीं थी, तो कोई व्यक्ति उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालता है, कोई व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता तो हीरो बन के निकलता है। तो इसलिए हीरो को उस भाषा में बगातुर कहते थे। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसी बगातुर से निकल के आया है बहादुर। अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, ये बहादुर शब्द उसी बगातुर से निकल के आया है। तो यसुगाई बगातुर उस कबीला के एक मजबूत सैनिक थे, सोल्जर थे। उनका बेटा हुआ चंगेज खान। चंगेज खान को हम तिमुचिन के नाम से भी पढ़ते हैं, और इनका जन्म हुआ 1155 में। तो मंगोलों में क्या व्यवस्था हुआ करती थी कि मंगोलों का कोई धर्म नहीं था, उनका धर्म था नीला आसमान। और उस अपने धर्म को उन्होंने नाम दिया शमाइज्म करके बोलते थे उसको, शमाइज्म। शमाइज्म का मतलब है ब्लू स्काई।
मतलब वो अपने अपने किसी देवता को, अगर अपनी किसी ताकत को मानते थे तो वो नीले आसमान को मानते थे। और उनके क्या होता था कि सभी कबीले के बुजुर्ग बड़े मजबूत लोग बैठ करके अपना सरदार चुनते थे। तो उनकी जो बैठक है उसको भी बोलते हैं, उसका एक नाम है कुरुतलाए। ये कुरुतलाई बैठती, जैसे हमारे संसद है उनकी कुरुतलाई थी, कुरुतलाई मिलकर के अपने खान को चुनती थी। इसी कुरुतलाई ने अपने इस खान को चुना 1205 में। अगर आप देखेंगे, हिसाब लगाएंगे तो चंगेज खान की उम्र लगभग 55 साल की उम्र हो गई। 55 साल का कोई व्यक्ति ग्रेट खान बनता है, चंगेज द ग्रेट खान। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में अगर आप चले जाएं 5000 पीछे साल इतिहास में भी अगर आप चले जाएं तो चंगेज खान जैसा मजबूत खान, बड़ा एम्परर, बड़ा राजा, ताकतवर, समृद्धशाली कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इतिहास में जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जूलियस सीजर के बारे में पढ़ते हैं। जूलियस सीजर ने बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। उसके बाद हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर, मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर को पढ़ते हैं। तो अगर अलेक्जेंडर और जूलियस सीजर को चंगेज खान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि इन लोगों का कद बहुत छोटा है और चंगेज खान बहुत बड़ा कद रखते हैं। चंगेज खान का मंगोल क्षेत्र पे एक जो मैंने मैप दिखाया था, उस मैप में अगर आप मंगोलिया वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहां एक जगह है काराकोरम। काराकोरम में वहां उन्होंने उन टार्टस, जो पहले ट्राइब थी टार्टस, उसको हरा करके अपना साम्राज्य वहां स्थापित किया। मंगोल इतने मजबूत और इतने बड़े हो गए, तो मैं आपको चंगेज खान के मंगोल लेकर के चलता हूं और मंगोल से आगे की एक यात्रा पे लेकर के चलता हूं। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये मंगोल का क्षेत्र है। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान चूंकि 50 से 51-52 साल की उम्र पे ग्रेट खान बने, तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब 50 और 50 प्लस क्रॉस कर जाता है तो बहुत आक्रामक नहीं रहता है। निश्चित रूप से उसके पास उसका अपने एक अनुभव है, वो चीजों को सोचने की क्षमता रखता है, कहां आक्रमण करना है, कहां आक्रमण नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या रणनीति बनानी है, ये चंगेज खान बहुत भली भांति जानते थे। चंगेज खान ने अपना किन टार्टस, जिनकी मैं बात कर रहा था, किन टार्टस ये ट्राइब थी, इनको खत्म करके मंगोलों ने अपना काराकोरम पर यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बड़े शांत प्रिय तरीके से मंगोल के लोग अपना व्यापार करते थे और व्यापार करते करते वो ये सेंट्रल एशिया का जो एरिया है यहां तक आया करते थे। उस वक्त यहां पर सेंट्रल एशिया में एक ख्वारजम करके डायनेस्टी चलती थी। ख्वारजम, इसको कहीं हम खीव के नाम से भी पढ़ते हैं, खीव के नाम से भी जानते हैं। तो हुआ क्या कि मंगोल के जब मर्चेंट और ट्रेडर यहां पे व्यापार के लिए आते थे तो ख्वारजम के लोग अक्सर उनको वहां पर रोक लिया करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि ख्वारजम के शाह के पास उनको ले जाया गया, शाह ने उनकी बड़ी इंसल्ट की। तो ये जो मर्चेंट जब वापस मंगोल गए और चंगेज के दरबार में बताया कि हम वहां जाते हैं और वहां पर हमें लोग बड़ा हमारी इंसल्ट करते हैं, तो आप देखिए कि चूंकि चंगेज खान, मैंने बताया कि 50 साल पे ग्रेट खान बने, तो उन्होंने आक्रमण नहीं किया। उन्होंने ख्वारजम के शाह को एक मैसेज भेजा कि आपके लोग इस तरह हमारे मर्चेंट्स के साथ जो गलत व्यवहार करते हैं उनको रोका जाए और जो लोग ऐसा जिन्होंने किया उनको सजा दी जाए। तो जो व्यक्ति ये मैसेज लेके गया, ख्वारजम ने उसी व्यक्ति को खत्म कर दिया। मंगोल कमजोर नहीं थे, ताकतवर थे, समझदार थे। और यहां से कहानी शुरू होती है चंगेज खान के साम्राज्य को बढ़ाने की कहानी। चंगेज खान इस जरा सी घटना के लिए मंगोल से चलते हैं और फिर चंगेज खान को कोई रोक नहीं पाता है। आप देखिए मेरी इस लकीर को, चंगेज खान
किर्गिस्तान और इस सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में आके इस ख्वारिज्म को खत्म करते हैं, और बल्कि इतना आगे तक चले जाते हैं कि ये तुर्की होते हुए ऊपर सेंट्रल यूरोप तक चंगेज खान का साम्राज्य फैल जाता है। एक कबीले का सरदार जो कि जंगलों में रहते थे, उन्हें उस वक्त के पर्शिया के शासक ख्वारिज्म की बात इतनी लग गई कि उन्होंने आकर के पूरे मंगोल से लेकर के रशिया के वेस्टर्न रशिया से लेकर के चाइना लेकर के सेंट्रल एशिया लेकर के पूरे इस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। जैसे कि मैंने आपको पिछले चार्ट में दिखाया था, मैं दोबारा आपको उसी चार्ट पे ले चलता हूं। तो ये ख्वारिज्म की जो मैंने कहानी बताई, उस ख्वारिज्म की कहानी ने हमारे इतिहास में एक मंगोलों का इतिहास स्थापित कर दिया। तो मैं एक क्विक रिव्यू मंगोलों के इतिहास पे आपको ले चलता हूं, क्योंकि इसमें से कुछ लोग आपने नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोग इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो चंगेज खान के 4 बेटे हुए, जूची, चगताई, ओगडाई और तुलाई। ये आप देख सकते हैं। जूची की अगर हम वंशावली को देखेंगे तो बाटू, बरखा, बाटू के 2 बेटे सार्थक, तुतुकान का फिर बेटा बारतू द्वितीय है, मैंने द्वितीय नहीं लिखा यहां पर, मोंगेटमर, तोलुगा और टोकटाई। ये जो जुची का जो वंश चला, इसने बनाया हाउस ऑफ जुची, यानी कि खान्स ऑफ द वेस्ट। ये आप देखेंगे बाद में जाकर के जब मंगोल का साम्राज्य जब नीचे घटता है और आपस में बढ़ता है जाकर के, तो रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर जाकर के ये लोग स्थापित हो जाते हैं। वहां के जो लोग हैं वो खान्स ऑफ वेस्ट कहलाते हैं। दूसरे में अगर आप आएंगे, इसी तरह आप देखेंगे चगताई जो चंगेज खान का दूसरा बेटा है, उनका बेटा मुतुगन के बेटे यासिन तेवा और फिर ये बरक। ये आकर के जो सेंट्रल एशिया का आज तुर्कमेनिस्तान है, चाइना से जस्ट नीचे लगा हुआ, गोबी डेजर्ट से नीचे आके लगा हुआ, तो वहां पर जो खान बचे बाद में, वो खान्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान कहलाए। उसके बाद आप देखेंगे ग्रेट चंगेज खान के बाद जो ग्रेट खान बना वो बना ओगोडाई। मतलब उनके बेटे तो 4 हैं, लेकिन चंगेज खान के बाद जो वंश संभाला वो अगले ग्रेट खान बने ओगोडाई। और ओगोडाई का बेटा काशी और कुयुक, और काशी के बेटे कायडू। ये आप देखेंगे बाद में इतिहास में काराकोरम में इन्होंने गद्दी संभाली। उसके बाद चौथे बेटे पे चलते हैं, तुलुई। तुलुई के 3 बेटे हैं, मांगू, कुबलाई और हुलाकू। ये जितने भी बेटे हैं ये सारे के सारे ग्रेट खान नहीं बने। जैसे कि मैंने बताया था, ग्रेट खान बनने के लिए वहां की उनकी अपनी छोटी सी संसद कुरुतलाई बैठती थी और वो डिसाइड करती थी कि अब इसके बाद कौन गद्दी संभालेगा। तो चंगेज खान के बाद गद्दी उनके बेटे ओगोडाई ने संभाली। और जब ओगोडाई खत्म हो गया, ओगोडाई बड़ा शांत प्रिय शासक था, ओगोडाई जब खत्म हो गए तो उसके बाद उनके बेटे मंगू ने 1258 में गद्दी संभाली, ग्रेट खान कहलाए। और अब चूंकि साम्राज्य बड़ा था, काफी बड़ा एरिया संभालना था, तो जो और उनके बेटे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र के इंचार्ज बनाए गए। मंगू 1 साल तक जिंदा रहे, 1 साल ही शासन कर पाए, और मंगू के बाद उनके जो भाई थे कुबलाई, वो अगले ग्रेट खान बने। ये कुबलाई का बेटा चिंकिम और चिंकिम का बेटा तैमूर। आप लोगों ने देखा होगा सैफ अली खान साहब ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, ये वही तैमूर है। तैमूर लंग इनका नाम है, तैमूर द लेम। लेम बेसिकली क्या थे, लंगड़े थे, एक पैर इनका खराब था, इसलिए तैमूर लंग के नाम से जाने जाते हैं। इनका इतिहास अलग से कभी पढ़ेंगे। ये बहुत ही बारबेरियन शासक के रूप में जाने गए, लर्नेड भी थे, इनके समय के कुछ अच्छे काम और कुछ बहुत सारे बुरे काम। तो तैमूर द लेम। और कुबलाई का जो भाई था वो हुलाकू। तो आपको यहां ध्यान में रखना कि हुलाकू, कुबलाई, मंगू और ओगडाई। हुलाकू का नाम मैंने इसलिए लिया कि हुलाकू, अभी मैं आपको दोबारा ले चलता हूं कि जो सेंट्रल एशिया का बगदाद वाला पार्ट है वहां के गवर्नर बनाए गए हुलाकू। तो चूंकि एरिया बांट दिया गया, तो आप ये जो मैं बता रहा था कि रशिया के वेस्टर्न पार्ट में ये चले गए, तुर्कमेनिस्तान पे ये आ गए, और ये हाउस ऑफ खान्स, ये हुलाकू जो ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है,
मेन इस पर हुलाकू इस पे यहां पे शासन करने लगे। और कुबलाई बाद में देखें तो कुबलाई ने युआन डायनेस्टी शुरू की। अगर आप चाइना का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें युआन डायनेस्टी आपको मिलेगी। तो जितने भी खान दिख रहे हैं इनका सबका अपना एक कैरेक्टर है। कोई बहुत बारबेरियन था, कोई बहुत शांत प्रिय था, बड़े जिज्ञासु प्रकार के लोग थे ये। जिज्ञासु की जैसे कि चंगेज खान की बात करो, चंगेज खान कोई पढ़े लिखे नहीं थे, ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, पेपर तो था नहीं उस वक्त, लेकिन इनको जैसे ही कुछ नई चीज दिखाई पड़ती थी तो बड़ी उत्सुकता रहती थी उसको जानने की। खैर जरा सी ख्वारिज्म की जरा सी बात से, जरा सी नादानी से हम देखते हैं कि चंगेज खान ने मंगोल यहां से अपना साम्राज्य जो है आप देखिए सेंट्रल एशिया तक फैलाया। मैं आपको इधर भी ले चलता हूं, ईरान, इराक, तुर्की, तुर्की से ऊपर आप ये रोमानिया और लगभग लगभग यहां तक इनका साम्राज्य, पोलैंड तक इनका साम्राज्य पहुंच गया था इस एरिया तक। चूंकि चंगेज खान चले गए और चंगेज खान के जाने के बाद यहां पर अलग अलग एरिया बांट दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे, सेंट्रल एशिया में अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र में तो आपको हुलाकू मिलेंगे। इसी तरह हाउस ऑफ जूची जो है वो आपको रशिया के पार्ट में मिलेगा। तो चूंकि आज के लेक्चर का मेरा आपको बताने का उद्देश्य ये था कि मार्को पोलो और रोमन चर्च की वजह से, मंगोल की वजह से हमने सी रूट्स की खोज कैसे की, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी। तो जब मैंने जो आपको कुबलाई दिखाया, कुबलाई एक बड़े शांत प्रिय शासक थे और बड़ी उत्सुकता थी उनके यहां। तो कुबलाई के दरबार में ये देखिए, बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, ये इटली है और इटली के पास दो बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो ये है वेनिस, और वेनिस के अगर आप थोड़ा सा ऑपोजिट जाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर जिनेवा। तो वेनिस और जिनेवा, आप लोगों ने एक नॉवल पढ़ी होगी मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वेनिस के मर्चेंट्स बड़े पॉपुलर थे और ट्रेड करने के लिए पूरे विश्व के चक्कर लगा सकते थे वो। तो वेनिस से दो मर्चेंट सिर्फ ट्रेड करने के पर्पस से, उन दो मर्चेंट्स का नाम है निकोलो, ये दोनों भाई हैं, एंड मफेलो। These are the merchants of Venice। ये दोनों भाई यहां से ट्रेड करने के लिए वेनिस से निकलते हैं। और आप देखिए मैप पे बड़ा कैसे करते होंगे ये लोग उस वक्त, ये बड़ा सोचने का विचार करने की बात है कि यहां से सेंट्रल एशिया में आना और यहां से सामान लेकर के वापस जाना, इस प्रकार का व्यापार करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जब ये लोग व्यापार के लिए गए तो उन्हें मंगोल के कुछ मर्चेंट्स मिल गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम यूरोप के लोग, वेस्ट के लोग, अगर हमारे यहां चलो तो तुमको ट्रेड करने के लिए बहुत अलग अलग वस्तुएं मिल सकती हैं। वस्तुएं जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि गन पाउडर उसी क्षेत्र से आता है, कोयला भी इसी क्षेत्र से आएगा, पेपर भी उसी क्षेत्र से आएगा, मंगोल की तरफ से, चाइना की तरफ से आएगा। तो मैंने आपको बताया कि वेनिस से दो ट्रेडर, दो मर्चेंट्स, निकोलो पोलो और उसका भाई मफेलो वेनिस से चलते हैं, सेंट्रल एशिया आते हैं और सेंट्रल एशिया में वो टकराते हैं मंगोलों के मर्चेंट से। तो चूंकि वो सेंट्रल एशिया भी मंगोलों का ही एरिया है उस वक्त, तो वहां पे जब वो आपस में बात करते हैं तो निश्चित रूप से देखिए उस वक्त का मैं बात कर रहा हूं 1200 की, 13वीं शताब्दी में, 1300 शताब्दी में आप समझिए कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कुछ ऐसा नहीं होता था। ये मफेलो और निकोलो जो आए हैं, सेंट्रल एशिया आते थे तो इनको भी 2 साल 2.5 साल लगते थे एक बार आने में और वापस जाने में।
ऐसे में उनको मर्चेंट मिलते हैं और सुना रहता है कि ये पश्चिम है, इधर ये ईस्ट है। तो वो कहते हैं कि आप चलिए हमारे यहाँ और हमारे खान से मिलिए, हमारे खान बड़े खुश होंगे और आपको वहां से ट्रेड करने के, चूंकि सिल्क रोड का रास्ता ही वही जाता है, आपको ट्रेड करने के लिए बहुत नई नई चीजें वहां मिलेंगी। चूंकि मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, उत्सुकता थी, और वो वहां इस सेंट्रल एशिया के पार्ट से निकलते हैं, यहां पे ये बातें यहां कर रहे हैं, और यहां से निकल करके आप सोचिए कि वो पूरा ट्रेवल करके इस हिस्से से होते हुए कहां पहुंच रहे हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये मंगोल, इस एरिया में पहुंच रहे हैं, मंगोल में। और अब इस वक्त मंगोल का ग्रेट खान जो है वो है कुबलाई। कुबलाई के सामने, मैं एक मूवी देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आती है मार्को पोलो, कुबलाई के सामने पहुंचते भी हैं ये लोग, और कुबलाई को अपना परिचय देते हैं और कुबलाई को बताते हैं कि हम वेस्ट से आते हैं। और वेस्ट में जब वो धर्म पे चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी उनका धर्म है। और जब वो ख्वारिज्म के पास आते हैं मंगोल, तो उन्हें वहां पे इस्लामिक धर्म भी मिलता है। तो एक चीज और ये भी बताऊं कि ये भी इतिहास में लिखा हो कि मर्चेंट्स जब जाते हैं कहीं तो वो ये भी कोशिश करते हैं कि वहां का राजा उनका धर्म अपना ले। अगर वो धर्म अपना लेगा तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वो परसू भी करते हैं कुबलाई खान को कि आप क्रिश्चियनिटी को अपना लें और वेस्ट के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो कुबलाई कहते हैं कि देखिए, हम कुबलाई उस वक्त बुद्धिज्म को मान रहे हैं, शमाइज्म को मान रहे हैं। शमाइज्म तो उनका रिलीजन है, बुद्धिज्म को मान रहे हैं। और कुबलाई उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम आपको एक तो ट्रेड करने की अनुमति भी देते हैं और आपका धर्म को अपनाने के बारे में विचार भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पोप से कहिए कि उस वक्त रोमन साम्राज्य के जो एम्परर थे वो तो फ्रेडरिक द्वितीय, तो वो कहते हैं कि आप जाके अपने पोप से ये कहिए कि भाई हमको 100 ऐसे लर्निड लोग भेजें हमारे क्षेत्र में जो यहां आए, हमारे साथ रहें, हमको बताएं और अपने धर्म के बारे में बताएं। तो निकोलो और मफेलो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई, मैं मन में सोचते हैं कि हम पहुंचेंगे और अपने राजा फ्रेडरिक द्वितीय को बताएंगे और पोप से भी कहेंगे। तो इस तरह दोनों एरियाओं के बीच में, क्षेत्रों के बीच में सामंजस्य बैठेगा और हो सकता है कि कुबलाई जैसा इतना मजबूत ग्रेट खान जिसका साम्राज्य पोलैंड तक फैला हुआ है, ये इनके साथ कोई संबंध बन पाए। और ये लोग वहां से वापस आते हैं धीरे धीरे वेनिस। जब तक वेनिस वापस आते हैं, अब आप देखिए, ये एकदम ऐसा नहीं कि तुरंत पहुंच गए, 2 दिन के अंदर वेनिस पहुंच गए। मंगोल से चल करके दोबारा उसी रास्ते पे वापस आना और उस रास्ते से दोबारा अपने शहर वेनिस पहुंचना। मैं वहीं आपको दोबारा ले आया, इस जगह पहुंचना ये कोई आसान काम नहीं था। दिस वॉज अ हरकुलियन टास्क, मुश्किल था ये। लेकिन हुआ क्या कि जब ये यहां पे आए तो पता चला कि पोप की डेथ हो चुकी है। तो चर्च गए, राजा से मिले, तो ये हुआ कि भाई पोप का भी नया चुनाव होना है, जैसे नए पोप आ जाएंगे तो आपको हम 100 लोग ऐसे दे देंगे जिनको आप वहां ले जा सकते हैं। नए पोप के चुनाव होने में 2.5 से 3 साल का वक्त लग गया। और जब नया पोप आया तो आप सोचिए कि कोई उनको पूरे रोमन साम्राज्य में 100 लोग ऐसे नहीं इकट्ठे कर पाए जो बहुत ही लर्नेड हों, जो अपने धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए उधर जा सके। तो 2.5 साल 3 साल रुकने के बाद निकोलो और मफेलो फिर यहां से चलते हैं वेनिस से दोबारा, और फिर वहीं उसी तरफ मंगोल पहुंच रहे हैं। वो दोबारा उनको मंगोल जाना है। और अब लेकिन जब वेनिस से वापस जा रहा है निकोलो, तो उसके साथ उसका एक बेटा जिसका नाम है मार्को पोलो, वो कहता है पिताजी हम भी साथ चलेंगे आपके। तो अब देखिए, पोप ने 100 लोग नहीं दे पाए, 100 की जगह उन्होंने 2 प्रीस्ट दिए। तो अब यहां पे 5 लोग इकट्ठे हो गए हैं। निकोलो का भाई मफेलो, और निकोलो का बेटा मार्को पोलो, जिसकी मैंने बात की थी आपसे। मार्को पोलो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर इन द हिस्ट्री। और प्लस 2 प्रीस्ट, ये लोग फिर चलते हैं और पहुंचते हैं मंगोल
कुबलाई के दरबार में। कुबलाई के दरबार में पहुंचने में फिर 2-3 साल का वक्त लगेगा। और हुआ ये कि वो जो 2 प्रीस्ट गए थे, ये वाले 2, ये तो रास्ते में ही रह गए, रास्ते आधे रास्ते से लौट आए और उनके दरबार में फिर से पहुंचे निकोलो मफेलो और मार्को पोलो। मार्को पोलो चूंकि छोटा था, 15-16 साल का था, वहां पहुंचते पहुंचते 17-18 साल का हुआ। मार्को पोलो की खास बात यह थी कि उसने जब ये ट्रेवलिंग शुरू करी वेनिस से, पूरा जब वो सेंट्रल एशिया में आया, तो वो सेंट्रल एशिया के जिस जिस एरिया में गया वहां पे वो कुछ ना कुछ, ही वॉज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, हर चीज को बड़ी माइन्यूटली वॉच करता था वो। और विशेष बात यह है कि उसने 2-3 भाषाओं का ज्ञान कर लिया और मंगोल कुबलाई के दरबार में पहुंचते पहुंचते, पेकिंग उनकी राजधानी थी, वहां पहुंचते पहुंचते उसने मंगोल की भाषा भी सीख ली, मंगोली भी सीख ली। और जैसे मार्को पोलो ने कुबलाई के साथ मंगोल की भाषा में अपना कन्वर्सेशन शुरू किया, कुबलाई गॉट इम्प्रेस्ड और इतना इम्प्रेस्ड हो गया, इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि मार्को पोलो वहां पे 17 साल रहा कुबलाई के दरबार में, और कुबलाई ने उसे एक क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। वो वहां की ट्रेड को समझने लगा। और तब तक क्या हुआ कि वो जो सेंट्रल एशिया, मैंने आपको बताया था कि जो हुलुगु थे, हुलुगु तो चूंकि अब खत्म हो चुके हैं, और हुलुगु का बेटा जो मैंने आपको इस मैप में दिखाया था, ये हुलुगु का एक बेटा है, ये अरगोन, इसकी वाइफ खत्म हो गई है। ये सेंट्रल एशिया पर्शिया वाले एरिया में है, इनकी पत्नी खत्म हो गई है। ये आधे इस्लामिक हैं, चूंकि इस्लामिक एरिया में है, और अभी भी मंगोल हैं। तो कहा जाता है कि पत्नी ने मरते हुए कहा कि आप मेरे बाद जब शादी करें तो अपने ही किसी क्लैन की किसी लड़की से करिएगा, मंगोल से ही करिएगा। तो अरगांव ने ये मैसेज भेजा कुबलाई खान में कि मुझे शादी करनी है, तो आप अपने यहां से किसी प्रिंसेस को हमारे यहां शादी करने के लिए भेज दीजिए। तो ये चूंकि अब शादी करवानी थी कुबलाई को अपने भाई के बेटे से, तो कुबलाई ने क्या किया, सॉरी मैं अब बड़ा गौर से देखने की बात है। तो पहले कुबलाई ने एक पूरा दस्ता बनाया और एक प्रिंसेस को इस सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में भेजने की तैयारी की। फिर अचानक कुबलाई के दिमाग में आया, चूंकि मार्को पोलो और उनके पिताजी की इच्छा थी, वो तो अब तक वहां ट्रेड कर रहे थे, कि किसी तरह वो दोबारा से एक बार अपने अपने घर जाएं। हर व्यक्ति घर जाना चाहता है कुछ समय के बाद। तो कुबलाई ने डिसाइड किया कि इस प्रिंस को और इस दस्ते को मार्को पोलो, चूंकि गवर्नर था उनका और भरोसे का लॉयलिस्ट था, मार्को पोलो अपने पिता निकोलो और मफेलो के साथ मिलकर के इस रानी को, इस प्रिंस को लेकर के सेंट्रल एशिया जाएगा और यहां पर वो अरगांव को सौंप देगा, अरगांव से उसकी शादी हो जाएगी। तो ये जो उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, ये जर्नी रोड से ना स्टार्ट करके, चूंकि उस वक्त क्या था, कुबलाई के समय तक, जब मैंने कुबलाई के समय तक मंगोलों का साम्राज्य चंगेज जैसा नहीं था, और अलग अलग ट्राइब्स भी निकल रही थी, रास्ते खतरनाक थे, आना मुश्किल था। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई हम सी रूट्स की तरफ से जाएंगे। तो चूंकि ये चाइना आप देख रहे हैं यहां, और यहां से ये डिसाइड हुआ, इस तरफ से डिसाइड हुआ कि इस साउथ चाइना सी से, क्योंकि कुबलाई ने बाद में साउथ चाइना, जहां पे शुंग डायनेस्टी हुआ करती थी, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया था, और ये पूरा चाइना, पूरा मंगोल एरिया जो है वो कुबलाई के अंडर में था। तो यहां से उनका कारवां चलता है। ये देखिए, आप पेन ले लेता हूं एक बार। तो चाइना से उनका कारवां चलता है निकोलो का, मार्को पोलो। अब मैं मार्को पोलो बोलूंगा, जब मैं मार्को पोलो बोलूंगा, कारवां बोलूंगा, तो सब समझ लीजिएगा कि उनके पिता निकोलो और मफेलो उनके साथ हैं। और मार्को पोलो अपने कारवां को लेकर के यहां से चलते हैं। ये देखेंगे आप यहां पे फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सुमात्रा, और यहां से होते हुए ये पहुंचते हैं भारत में। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्को पोलो जो है
ही इज अ वेरी वेरी कीन ऑब्जर्वर। हर चीज को, हर साम्राज्य को वो देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि साउथ चाइना के एरिया में आए और उन्होंने सुमात्रा, जावा, यहां पे जब वो रुके थोड़े थोड़े समय के लिए तो यहाँ का ऑब्जर्व कर रहे थे, और ऑब्जर्व करते करते वो भारत में आए। और चूंकि इस तरफ जब वो आते तो आप देखिए कि यहां पे स्पाइसेस बहुत है, स्पाइसेस प्रचुर मात्रा में है। और यहां से जब वो भारत आते हैं, भारत में बहुत डेवलप्ड साम्राज्य है, और यहां से चलते चलते वो उस रानी को उन्होंने यहां पर ईरान में छोड़ा, और छोड़ने के बाद वापस वो अपने रास्ते पहुंच गए वेनिस। रानी को ईरान में छोड़ा, तब तक अरेगांव खत्म हो चुके थे, फिर उसके बेटे से उसकी शादी करा दी गई। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आपको फोकस करना है मार्को पोलो पे। और मार्को पोलो जब वेनिस पहुंचा, वेनिस में सेटल्ड हो गया। चूंकि 17 साल का वो वहां पे हो गया, 17 साल वहां रहा, 15 साल का यहां था। टोटल कहते हैं इतिहास में 22 से 23 साल बाद वो दोबारा वेनिस पहुंचे। तो 25 साल एक अच्छा समय होता, 22 साल एक अच्छा समय होता है कि लोग आपको भूल जाते हैं। तो वहां जाकर के उन्होंने अपनी इस पूरा सबका बताया कि चाइना जो है इट इज एन एरिया ऑफ अ स्माइलिंग फेस, और चाइना में क्या क्या है, चाइना में कोयला है, चाइना में पेपर है, चाइना की गन पाउडर वहां का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये सारी चीजें वहां उन्होंने बताई। लेकिन तभी क्या हुआ कि जिनेवा, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिनेवा जो मैंने आपको शुरू में बताया, इटली चलते हैं दोबारा, और इटली के पास मैंने आपको बताया था यहां पर वेनिस और जिनेवा। जिनेवा ने वेनिस के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण भयानक था, और इस आक्रमण का, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इस आक्रमण के बाद मार्को पोलो उठा लिए गए और जिनेवा की जेल में बंद कर दिए गए। जब वो जिनेवा की जेल में बंद हो गए, प्रिजनर बन गए, तो जेल में बैठ करके मार्को पोलो ने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि जिनेवा की जेल में आ गए हैं। तो मार्को पोलो ने जो उन्होंने अपनी एक यात्रा की थी आने और जाने की, उस पूरी यात्रा का वर्णन एक किताब लिख करके किया। उस किताब का नाम है मार्को पोलो द ट्रेवलर। अगर आप लोगों को कभी मौका लगे तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये किताब हमें इतिहास के उस समय पे ले जाती है जब चंगेज खान का साम्राज्य था। जिनेवा की जेल में बैठ करके मार्को पोलो ने एक किताब लिखी, मार्को पोलो द ट्रेवलर। और उस किताब में उन्होंने जो व्याख्या की है, सेंट्रल एशिया की जो व्याख्या की है, चाइना की व्याख्या की है, मंगोलों की व्याख्या की है, और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैसिनेटिंग चीज थी, वो उन्होंने जो भारत की जो व्याख्या की, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। क्योंकि मार्को पोलो कहीं ना कहीं ये जो मलय द्वीप था, साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट था, और भारत का जो हिस्सा था, इससे बहुत प्रभावित हुआ। बहुत ही सुंदर वर्णन किया, और ऐसा वर्णन किया कि जैसे लगा कि कोई अलग दुनिया है। क्योंकि मैंने लेक्चर जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स, मार्को पोलो और रोमन चर्च। तो मैंने मार्को पोलो की बात आपसे खत्म कर ली। अब मैं 2 मिनट आपसे रोमन चर्च के ऊपर और बात करूंगा। ये जो जिनेवा ने उस पर हमला किया, या रोमन चर्च की उस वक्त क्या स्थिति थी, मैं एक चीज और बता दूं कि ये एक समय था वहां पर 1250 से लेकर के 1275 तक का समय जो था, इस वक्त कोई पोप नहीं था, वहां कोई राजा नहीं था, तो बड़ा क्योस का समय था। और इस क्योस की वजह से, जैसे हम सब लोग पढ़ते हैं कि चर्च में क्या व्यवस्था थी, चर्च में व्यवस्था यह थी कि पोप सर्वे सर्वा है, पोप के नीचे कोई एक राजा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे समझें,
चर्च, चर्च में, चर्च तो खैर बाद में आई है, लेकिन मैं पोप समझ लीजिए, पोप है। पोप जो है ये कहा जाता था कि ये साक्षात भगवान के ही व्यक्ति हैं, ही इज अ मैन ऑफ गॉड। तो ये डिवाइन कोई पावर है, ये जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, इन्हीं की बात माननी है। चोप के नीचे किंग होता था, और किंग के नीचे कह लीजिए, उनके साथ कह लीजिए कि उनके नोबल्स होते हैं, और अपनी एक पूरी एक व्यवस्था है। तो चूंकि किंग एब्सेंट था, पोप एब्सेंट था, तो एक क्योस की व्यवस्था उस समाज में हो गई, और एक दूसरे से जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कोई किसी को लूट रहा, बारबेनिज्म था चारों तरफ। और ऐसे में जेल में मार्को पोलो थे। और इसी समय इतिहास में आप देखेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे अगर आ जाएं, तो रोमन चर्च में चूंकि कोई व्यवस्था नहीं बची, कोई देखने वाला नहीं था, और उसके अगर थोड़े से समय, 100 साल बाद तक के अगर हम इतिहास को अगर ध्यान से देखेंगे, और सेंट्रल एशिया में जब हम जा रहे हैं, ये देखिए यहां पर आपको तुर्कों का साम्राज्य देखने को मिलेगा। मैं तुर्कों के साम्राज्य पे ले जाने से पहले आपको एक बार फिर से इस हिस्से पे ले जाता हूं, जिस हिस्से में ये देखिए रोम, ग्रीस, ये हिस्सा मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि ये जो ऊपर का एरिया था, ये इसको बोलते थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जहां का पोप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। और नीचे का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते थे, यहां से इस एरिया को ईस्टर्न पूर्वी रोमन साम्राज्य। और इस एरिया में आप देखेंगे, यहां पर जिसको जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल को पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण किया 1453 में ओटोमन तुर्क्स ने। ओटोमन तुर्क्स इस एरिया में है, इस एरिया में ओटोमन तुर्क्स हैं। इन्होंने आक्रमण किया ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर 1453 में। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि रोमन साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा 2000 साल पुराना एक कैपिटल सिटी थी, उस पर ओटोमन तुर्क ने, मोहम्मद द्वितीय ने उस पर कब्जा कर लिया 1453 में। और कब्जा करके इसी कॉन्स्टेंटिनोपल का ही नाम बाद में इस्तांबुल रख दिया, जिसको हम लोग कोस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं। तो आप इतिहास में पढ़ते 1453 में जब तुर्कों ने, ओटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल कब्जा कर लिया, ये समय वो है जब कॉन्स्टेंटिनोपल से लर्नेड लोग बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके पूरे इस एरिया में जाते हैं, रोमन साम्राज्य में जाते हैं। इसी एरिया को आप जब पढ़ते हैं, रेनेसा पढ़ते हैं, 1453 का रेनेसा आप पढ़ते हैं, पुनर्जागरण 1453 का ही पढ़ते हैं। तो 1453 को पुनर्जागरण का समय इसलिए कहा जाता है कि अब ये समय आ गया था कि कुस्तुनतुनिया के आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, उसको प्रमोशन मिलना शुरू हुआ, और यहां के लोग, ग्रीस के लोग ऊपर जाने लगे, रोम में गए, रोम के लोग नीचे आने लगे, मिक्सचर होने लगा, फिर से थोड़ा सा ट्रेड बढ़ा, लोग विचार करने लगे, रीजन देने लगे। और ऐसे समय आप देखेंगे गैलीलियो जैसे लोगों का उद्भव होता है। तो जब रीजनिंग शुरू हो जाती है तो ग्रोथ भी शुरू होती है, क्योंकि नए नए काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो क्योंकि इस एरिया में ऑटोमन, अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो एरिया आपको मैं बता रहा हूं,
अब अगर चूंकि ये इस यहां पे रेनेसा है, पुनर्जागरण है, ट्रेड एंड मर्चेंट लोग जो है वो व्यापार करने के लिए निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो मार्को पोलो की वो जो किताब उसने लिखी थी, उस किताब को लोगों ने पढ़ना शुरू किया और उस किताब से लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि यार ये जो भारत का वर्णन किया था, जो ईस्टर्न एरिया का जो वर्णन किया था, यहां पे कैसे पहुंचा जाए। और यहां पे पहुंचने के लिए अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर किसी को भारत आना है, इस क्षेत्र से अगर किसी को भारत आना है यहां से, तो उसके पास ये तुर्की होते हुए, ये ऑटोमन, ये तुर्की वाला एरिया होते हुए, इधर ईरान, इराक, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए भारत में वो आएगा। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र पर ऑटोमन तुर्क का कब्जा था और ऑटोमन तुर्क जो थे वो ट्रेड को बहुत प्रमोट नहीं करते थे। किताब मार्को पोलो की पढ़ी, पुनर्जागरण हो गया, ट्रेड बढ़ने लगा, एक नया क्लास ने जन्म ले लिया, मर्चेंट क्लास ने जन्म ले लिया। पहले फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, मर्चेंट क्लास ने जन्म ले लिया। और एक क्यूरियोसिटी दिमाग में थी, जब आपके पास पैसा होता है, आप बिजनेस कर रहे होते हैं, आपके पास पैसा होता है, तो आपको लगता है कि हम थोड़ा सा और उस पैसे को कहीं आगे लगाएं, व्यापार को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। और चूंकि ये ईस्टर्न वाला एरिया बहुत पॉपुलर और प्रोमिनेंट एरिया था हमारे भारत का, इस तरफ ने व्यापार करना था, यहां आने के लिए ऑटोमन तुर्क से होकर के आना चाहिए। तुर्कों ने मना कर रखा था कि हम इधर से कोई ट्रेड को प्रमोट नहीं करेंगे। उस वक्त रेनेसा का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, वो दो देशों को, दो एरिया को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ये दो एरिया हैं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है मेरी बात को, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल हूं ऐसा मुझे लगता है। हम अब इस दो एरिया पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक हमको स्पेन और ये एरिया पुर्तगाल। तो ये जो दो एरिया है, यहां के मर्चेंट्स जो हैं ज्यादा तेजी से ग्रोथ उन्होंने की, इन दो एरियाओं ने ग्रोथ करी। और यहां से उनके दिमाग में आया कि क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये पढ़ाया गया है स्कूलों में, ये एजुकेशन मिली कि पृथ्वी गोल है और हम अगर यहां पे खड़े हैं और हमको वहां जाना है और इधर से हमें तुर्क जाने नहीं देंगे, तो अगर हम ऐसे चलेंगे घूम के तो भी हम पहुंच वहीं जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि पुर्तगाली भारत आए और यहां पुर्तगाली ने, सबसे पहले पुर्तगाली यहां से जब चलते हैं तो 1446 में चलते चलते वो यहां तक पहुंच गए। देखिए, यहां से चलते 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 वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में पहुंच गए हैं, इस हिस्से में केप ऑफ बर्डे, केप ऑफ बर्डे, ठीक है, यहां तक पहुंच गए वो 1446 में। इसके 40 साल बाद, मतलब खोजी प्रकृति के लोग हैं, ट्रेड करना है, निकलना है बाहर, पहुंचना है भारत के अंदर, ईस्ट में पहुंचना है। इसके ठीक 40 साल बाद आप देखेंगे कि एक अगला जो वॉयेजर है वो निकलता है और वो पहुंचता है साउथ अफ्रीका के इस पार्ट, केप ऑफ गुड होप। ये आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, केप ऑफ गुड होप 40 साल बाद यहां पहुंचे। उसका नाम था बारथेलो, बारथिलो। ये पहुंच गए 40 साल बाद, मतलब अगर 1446 में हम 40 जोड़ देंगे तो 1486 हो गए।
और उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर वहां से निकल रहा है वास्को डिगामा। यहां क्योंकि अब यहां तक तो रास्ता पता ही चल गया, अब जाना उस तरफ है, तो यहां से फिर निकला है वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा पहुंच गए हैं, ये लीजिए अफ्रीका, और ये लीजिए अरब सागर होते हुए वास्को डिगामा पहुंच जाते हैं भारत। भारत की पावन धरती पे वो अपने कदम रखते हैं, कालीकट। इस प्रकार पुर्तगाली, इसलिए हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा। लगभग उसी समय 1496 में कोलंबस ने एक यात्रा शुरू की। चूंकि मैंने बताया उन्होंने सोचा कि हम ऐसे जाएंगे तो घूम के वहीं पहुंच जाएंगे, तो कोलंबस ने भी घूमना शुरू किया। और कोलंबस चूंकि स्पेन का था, और यहां से कोलंबस निकला अपना जहाज लेकर के। बताते 3 जहाज थे, 88 लोग थे, और 67 डेज उसको लगे, चूंकि वो उसे भारत नहीं ईस्ट में पहुंचना था, तो अपना जहाज लेकर के आया। और जैसे ही वो इधर आया है, आप देखिए स्पेन दिखाई पड़ रहा है आपको, स्पेन से वॉयेजर निकलते हैं कोलंबस। और चूंकि मैंने कहा था उनको ऐसा लगता था कि भाई पृथ्वी गोल है, हम अगर इधर ओटोमन तुर्क जाने नहीं दे रहे, अगर हम ऐसे जाएंगे तब भी घूम करके हम जो है नीचे ईस्ट में पहुंच जाएंगे। तो वो भी अपना जहाज लेकर के निकलता है स्पेन से, और स्पेन से निकलते हुए बताते हैं 3 जहाज थे, 88 लोग थे, 67 दिन लगे उनको। और वो स्पेन से अपना जहाज लेते 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 इस एरिया में जब वो आ रहे हैं स्पेन से यहां पहुंच के, तो उन्हें एक लैंड दिखाई पड़ती है। ये एरिया जो है उनको लैंड दिखाई पड़ गई कोलंबस को लगा कि हम ईस्ट में पहुंच गए, हम भारत पहुंच गए, हमारा काम हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो आप देखेंगे कि इस एरिया को आज हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, इंडियाना वेस्ट इंडीज के नाम जानते हैं। और यहां जो लोग रहते हैं, जो वहां पे उस वक्त वहां जो लोग रहे, जो वहां के हैबिटेंट थे, वो कहलाए रेड इंडियंस। वेस्ट इंडीज, कोलंबस को लगा हम भारत पहुंच गए हैं, हमारा काम हो गया। और यहां पे जो लोग थे वो आज रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, सेंट्रल अमेरिका की खोज कर ली, वेस्ट इंडीज की खोज कर ली, वास्को डिगामा भारत आ गया। और अब पुर्तगाल और स्पेन में एक विवाद का विषय ये बना था कि कौन जाएगा जहाज लेके। सब में एकदम होड़ लग गई थी, क्योंकि मर्चेंट्स से, ट्रेडर्स थे, उनको नया रास्ता मिल गया था। जो ओटोमन तुर्क से ने रास्ते रोक रखे थे, उसके एवज में उन्हें एक नया रास्ता मिल गया था, सी रूट्स मिल गए थे। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए हम देखते हैं कि अब सीन में आते हैं वहां के पोप। ये मैं बात कर रहा हूं 1500 शताब्दी की। पोप कहते हैं कि भाई देखिए आपस में मत लड़िए, उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ये जो अटलांटिक ओशियन में समवेयर एट दिस प्लेस, अटलांटिक ओशियन में एजियोर आइलैंड है, एक एजियोर आइलैंड। पोप ने कहा कि ये जो एजियोर आइलैंड है, इस आइलैंड से 300 माइल इधर पोप ने एक लकीर खींच दी नॉर्थ टू साउथ, और कहा कि इस तरफ तो जो है वो स्पेन के लोग जाएं, स्पेन के मर्चेंट्स जाएंगे, और इस तरफ जो है वो पुर्तगाल के लोग जाएंगे। इस प्रकार एरिया बढ़ गया। तो आप देखेंगे इतिहास में आपको 1500 जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं कि भारत की तरफ पुर्तगाली आए हैं, स्पेनिश आपको नहीं मिलते हैं। पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, लेकिन आपको स्पेनिश नहीं मिलते हैं। और इस तरफ आप इस एरिया में देखेंगे पूरे सेंट्रल अमेरिका में तो स्पेनिश कॉलोनीज एस्टेब्लिश हो गई हैं। बहुत आगे जाकर के आप लेटर स्टेज में देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का इतिहास पढ़ते तो हम देखते हैं कि यहां पर जो कॉलोनी डेवलप हुई वो इंग्लिश कॉलोनीज आई, वो बाद की बात है। बट इनिशियली इस पीरियड में स्पेन आपके राइट हैंड पे है और पुर्तगीज आपके लेफ्ट हैंड पे है। इसी में मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं
कि मर्चेंट्स सोचिए अगर ना होते, ये उनकी क्यूरियोसिटी थी कि वो निकले और उन्होंने क्या क्या तलाश लिया। अगर आप देखिए इस ग्लोब को जरा ध्यान से देखिए, तो अगर लेटर स्टेज में स्पेन के लोग जो यहां पे आ गए हैं, वो चलते 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 फिर पृथ्वी चूंकि गोल है तो भारत की तरफ तो पहुंचेंगे। पपुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पपुआ न्यू गिनी है, और यहां पर आप देखेंगे ये एरिया फिलीपींस बहुत लंबे समय तक, लगभग 300 वर्षों तक स्पेन की कॉलोनी रही, लेकिन आप स्पेनिश को आगे आप यहां पे नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे यूरोपियन ताकत, यूरोपियन शक्तियां, यूरोप के देश, यूरोप के लोग, यूरोप के मर्चेंट, यूरोप के ट्रेड किस प्रकार भारत पहुंचे। तो चूंकि मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि मैं आज आपको मंगोल, मार्को पोलो, द ट्रैवलर, द रोमन चर्च, और क्या ऐसे कारण बने, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि सी की डिस्कवरी कर ली, सी रूट्स की हमने डिस्कवरी कर ली। तो अगर मार्को पोलो जिनेवा की जेल में बैठ के वो किताब मार्को पोलो द ट्रैवल ना लिखता, तो हमको पूरे यूरोप के लोगों को, वहां के मर्चेंट्स को भारत की जो इतिहास है, भारत में जो अच्छी चीजें हैं, जो व्यापार योग्य चीजें हैं वो, और मलय एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो चीजें हैं, और जो चाइना में और जो मंगोल के एरिया में चीजें, वो उनको पता नहीं चलती। हो सकता है बहुत लेटर स्टेज में पता चलती, बट उस वक्त जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, जब लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे, एक नया क्लास, एक नया मर्चेंट क्लास डेवलप हो रहा था, तब वो किताब मार्को पोलो लोगों को याद आई, और उस किताब के पढ़ने की वजह से, किताब के पढ़ने की वजह से बहुत कुछ हो जाता है, और किताब के पढ़ने की वजह से नए डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स की नई डिस्कवरी की गई। लोग भारत पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, और आधुनिक भारत का इतिहास लिखा गया। आप सब लोगों ने समय दिया इस वीडियो पे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।